नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 19 अप्रैल 2024 आप जानते हैं कि आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण का जो है मतदान का दिन है। और भारत देश के भीतर कुल मिलाकर 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 102 जो सीटें हैं, इन पर आज जो है पहले चरण का मतदान हो रहा है। अब हम लोग अगर बात करें तो इससे पहले 2019 में जब लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था तो उस समय पहले चरण में कुल मिलाकर 91 सीटों के लिए जो है मतदान हुए थे। अब इस बार जो है हमने कहा कि कुल मिलाकर 102 सीटों पर जो है 21 राज्यों से मतदान हो रहा है, तो इस पर भी हम लोग जो है बात करने वाले हैं। साथ में मैंने आपसे कहा था कि हर वीडियो से पहले हम लोग परीक्षा मंत्र में कुछ अहम टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। चुनावी दौर है, आज का दिन जो है वो चुनाव से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग आज बात करेंगे ईवीएम और ईवीएम के इतिहास के बारे में। साथ में बात करेंगे 19 अप्रैल 2024 को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ में वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी अब जो है ये नौसेना के चीफ के रूप में जो है चुने गए हैं। विज्ञान ने भी ये मान लिया है, विज्ञान ने भी जो है इस बात को अपना अप्रूवल दिया है कि जो वासुकी नाग की कहानी थी, वासुकी नाग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा समुद्र मंथन के समय, इसका क्या रहस्य है, क्या सच है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ईरानी कब्जे वाले जहाज से एकमात्र भारतीय महिला जो है वो स्वदेश वापस लौटी हैं। साथ में बात करेंगे भारत और फिलीपींस को जो है, भारत जो है फिलीपींस को आज भेजने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल। अब ये क्या खबर है, क्यों न्यूज में है, इस पर हम लोग जो है बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे स्वदेशी तकनीक से बना क्रूज मिसाइल के बारे में, और अंत में हम लोग चर्चा करेंगे विविध यानी कि मिसलेनियस न्यूज़ेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आज यानी कि 19 अप्रैल वर्ष 2024 को, जो मैंने आपको बताया कि 21 अलग अलग ऐसे जो हैं राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मतदान हो रहा है। तो हम लोग क्विक रिवीजन के रूप में सबसे पहले इन प्रदेशों के बारे में जानते हैं कि कहां कहां पर 102 सीटों के लिए जो है मतदान चल रहा है। अगर इस लिस्ट में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, यानी कि ये जो 5 सीटें हैं लोकसभा के लिए, इन पर जो है चुनाव हो रहा है। दूसरे में आता है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, फिर जो है मध्य प्रदेश, फिर मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, बिहार, मेघालय, लक्षद्वीप, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, पौंडीचेरी, सिक्किम, आसाम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। साथ में बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। इन जो है क्षेत्रों पर लोकसभा के लिए जो है चुनाव का आयोजन यहां पर हुआ है वर्तमान समय में, तो इन पर हम लोग जो है जानकारी रख सकते हैं। साथ में अगर हम लोग बात करें आज के परीक्षा मंत्र की, तो परीक्षा मंत्र में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ईवीएम उपकरण के बारे में। ईवीएम एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है वोटों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, इसलिए ईवीएम का जो नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका नाम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इसके आधार पर जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनके सामने जो है एक बटन होगा, आपको उस बटन को जो है दबाकर उसको जो है अपना मत देना है। तो इसके लिए जो है ईवीएम मशीन की जो है शुरुआत हुई थी। अब सवाल बनता है कि भारत देश के भीतर ईवीएम मशीन की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। तो पहली बार 1982 में केरल के जो परवूर विधान सभा है उसके निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था। कालांतर में 1998 में ईवीएम का जो है व्यापक रूप से बाकी हिस्सों में भी जो है देश के प्रयोग होने लग गया था। पहली बार वर्ष 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए जब आम चुनाव हुए थे तो उसमें देश के सभी मतदान केंद्रों पर जो है ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया था, और तब से जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए जो है चुनाव में ईवीएम मशीन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रारंभ हम लोग जो है यहां से जान सकेंगे ईवीएम के बारे में। साथ में हम लोग बात करेंगे आज विश्व लीवर दिवस के बारे में। लीवर दिवस जो है विश्व भर में 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लीवर से संबंधित समस्याओं और बीमारियों के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है। लिवर महत्वपूर्ण अंगों में से एक है जो प्रतिरक्षा, पाचन और उपापचय जैसी जो घटनाएं हैं हमारे शरीर के भीतर, उनको जो है रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए जिम्मेदार है। लीवर की कोई भी बीमारी या बीमारी न केवल पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, बल्कि ये जो है पाचन तंत्र में जो है किडनी के साथ साथ लीवर के साथ साथ जो है किडनी, फेफड़े, हृदय एवं मस्तिष्क तक को भी जो है प्रभावित कर सकती है। और यही कारण है कि वर्ष 2024 के लिए जो विश्व लीवर दिवस की थीम रखी गई है उसमें है अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें।
आधिकारिक तौर पर बात करें तो जो वर्ल्ड लिवर डे है इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2012 में, 19 अप्रैल 2012 को। तो यहां से जो है आप लोग लिवर डे के बारे में थोड़ी जानकारी रख सकते हैं। अब हम लोग आज की पहली प्रमुख करंट अफेयर की तरफ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी होंगे अगले नौसेना प्रमुख। सरकार ने वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी को नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वह 30 अप्रैल को जो है अपना ये नया पद जो है संभालेंगे, मतलब 30 अप्रैल को जो है इस पद पर जो है ये कार्यशील हो जाएंगे। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें त्रिपाठी जी की, तो त्रिपाठी जी वर्तमान में नौसेना के जो है उप प्रमुख हैं और करीब पिछले 40 वर्षों से अपने लंबे करियर को जो है ध्यान में रखते हुए, इनके महत्वपूर्ण अभियानों में जो है रुचि रखते हुए इनको जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। इससे पहले बात करें तो दिनेश त्रिपाठी जी जो है 1 जुलाई वर्ष 1985 को नौसेना में जो है शामिल हुए थे और तब से लेकर अभी तक नौसेना प्रमुख बनने की जो उनकी जर्नी है उसके भीतर इन्होंने अहम योगदान दिया है। अब यदि हम लोग थोड़ा सा बात करें भारतीय नौसेना के बारे में या भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में, तो आप जानते हैं कि भारत की रक्षा के लिए जो है सेना का गठन किया जाता है, जिसका जो सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेनाओं की मैं बात कर रहा हूं, चाहे मैं आर्मी की बात करूं, नेवी की बात करूं या एयरफोर्स की बात करूं, उसके जो सर्वोच्च सेना नायक होते हैं वो होते हैं देश के राष्ट्रपति। आप भारत के संविधान का जब अनुच्छेद 53 पढ़ोगे तो अनुच्छेद 53 में यानी कि आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके भीतर जो है राष्ट्रपति को बताया गया है कि वो सेना के सर्वोच्च सेनापति के रूप में काम करते हैं। लेकिन रक्षा संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं और रक्षा मंत्री क्या होते हैं, वो सशस्त्र सेनाओं के प्रशासन का कार्य संभालते हुए हर सेना के लिए क्या करते हैं, यहां पर चीफ को अपॉइंट करते हैं। और इसी सीरीज में जो है पहले बात करेंगे हम लोग भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय जो नौसेना है यानी कि नेवी है, इनके जो प्रधान होते हैं इनको एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के नाम से जो है जाना जाता है। वर्तमान समय में जो है नेवी का जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में और पूरी जो जल सेना है, पूरी जो नेवी और नौसेना है, इसको 3 कमांडों में बांटा गया है, जैसे पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में, पश्चिमी कमांड मुंबई में और दक्षिणी कमांड यानी कि कोची में। और जो है यहाँ पर इसका जो अधिकारी होता है उसको वाइस एडमिरल के नाम से जाना जाता है, जो इन कमांड को जो है अधिकारिता यहाँ पर देते हैं। साथ में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की यदि, तो एयरफोर्स जो होते हैं वायुसेना के प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है और जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के नाम से जानते हैं। वायुसेना का मुख्यालय न्यू दिल्ली में और इसको जो है 7 कमांड में बांटा गया है। पूर्वी कमांड जिसका मुख्यालय शिलांग में है, पश्चिमी कमांड नई दिल्ली, केंद्रीय या सेंट्रल कमांड इलाहाबाद, दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम, दक्षिण पश्चिमी कमांड गांधीनगर, ट्रेनिंग कमांड बंगलुरु और मेंटेनेंस कमांड जो है नागपुर, यहाँ पर इनको जो है वहां पर डिप्लॉय किया गया है। साथ में हम लोग बात कर लेते हैं आर्मी की। इनका जो प्रधान होता है आर्मी का, उन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के नाम से जानते हैं और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आर्मी को भी जो है 7 कमांडों में बांटा गया है, जिसमें पश्चिमी कमांड जो है वो चंडी मंदिर के पास, उत्तरी कमांड उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिणी कमांड पुणे, दक्षिण पश्चिमी कमांड जयपुर और ट्रेनिंग कमांड जो है उसको शिमला में जो है स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से जो तीनों हमारी प्रतिरक्षा सेनाएं हैं, वायुसेना, जल सेना और जो है साथ में थल सेना या आर्मी जो है, इनको इस तरीके से जो है यहाँ पर बांटा गया है। तो आप लोगों को जो है एक बार ये भी यहाँ पर जो है ध्यान रखना है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है इसके भीतर, गाइस आपने मुझे बताना है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है यानी कि जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो वर्तमान समय में जो है कहाँ पर है, उसका स्थान क्या है, ये आप लोगों ने जो है मुझे क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि एनडीए जो है इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में है कहाँ पर। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और प्रमुख न्यूज़ की तरफ। आप लोग जानते हैं कि वासुकी नाग जो है इनके अस्तित्व पर अब विज्ञान ने मुहर लगा दी है। और यदि आप लोग थोड़ा सा पौराणिक जो है चलते हो, पौराणिक गाथाओं के बारे में जो है आप लोगों ने कहानियां सुनी है, तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास में जो है वासुकी नाग जी के इतिहास की जो है कहानी है। आपको बता दूं कि वासुकी नाग जो है वो भगवान शिव के सबसे प्रिय सेवकों में से एक माना जाता है और वासुकी जो नाग थे उनको जो है शेष नाग का ही कह लीजिए भाई मान सकते हैं, शेष नाग का ही जो है उनको जो है संबंधी मान सकते हैं। शिव जी के गले में धारण जो नाग है वही वासुकी नाग है। और जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में जो है वासुकी नाग जो है इन्हीं को मेरू पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था।
और ऐसा भी यहाँ पर मान्यता रखी जाती है कि जो वासुदेव श्री कृष्ण हैं, इनको जिस समय टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करवाया गया था, तो इस बरसात से जब उस समय बरसात हुई थी, तो उस बरसात से भी वासुकी नाग ने ही भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी रचना की थी। इसीलिए इसीलिए आपको जो है यहां पर जानकारी रखनी जरूरी हो जाती है वासुकी नाग के बारे में। अब यहां पर जो है ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, थोड़ा हम लोग इस पर जो है बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि समुद्र मंथन की पौराणिक गाथाओं में मद्रांचल पर्वत पर लपेटे गए वासुकी नाग जो है इसके अस्तित्व का प्रमाण मिल गया है। आईआईटी रुड़की के एक अहम शोध में गुजरात के कच्छ स्थित जो खादान है वहां पर एक विशालकाय सर्प की जो है रीढ़ की हड्डी या मेरु रज्जु जो है इसके हमें अवशेष मिले हैं, और ये अवशेष बताए जा रहे हैं कि लगभग जो है 4.7 करोड़ वर्ष पुराने हैं। और जिस सर्प की हड्डी के हमें अवशेष मिले हैं, वैज्ञानिकों ने इसका नाम ही क्या दे दिया है, वासुकी इंडिकस। ठीक है, तो वासुकी इंडिकस के नाम से जानते हैं। कच्छ के समीप पनंध्रों लिग्नाइट जो खादान है यानी कि माइन है, यहां पर वैज्ञानिकों ने 27 अवशेष खोजे हैं जो कि सर्प की रीढ़ की हड्डी, जिसको वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं, के हिस्से के रूप में जो है खोजा गया है। और साथ में यहां पर बताया गया है कि जो पनंध्रों क्षेत्र है इसमें स्थित जो कोयले की निम्नतम जो गुणवत्ता वाला कोयला लिग्नाइट है, ये भी जो है यहां से निकाला जाता है। और यही कारण है कि जो वासुकी नाग है ये करीब 9 करोड़ वर्ष पहले पाए जाने वाले मेडसोइक सर्प वंश के सदस्यों के रूप में माना जाता है, जो करीब, अगर हम लोग करीबन बात करें तो 12,000 वर्ष पहले जो है विलुप्त हो गया था, और वर्तमान समय में भारत से निकलकर ये जो है दक्षिणी यूरेशिया और अफ्रीका तक जो है फैल गया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर वर्तमान समय में वासुकी नाग होता तो इनका जो आकार था, इनका जो साइज था, वो एनाकोंडा और अजगर की ही तरह जो है होता, और एनाकोंडा और अजगर की ही तरह जो है ये अपने शिकार को भी करता है, यानी कि शिकार को जो है जकड़कर वो क्या करते हैं, उसको मतलब जो है मारने में, दबोचने में जो है सफल होते हैं। और ये एक जो है बड़ी खोज यहाँ पर हुई है जहाँ पर 27 अवशेष मिले हैं वासुकी नाग के, और यही कारण मैंने आपको बताया कि वासुकी नाग जो है इसका इतिहास जानना अनिवार्य हो जाता है। आप जानते हैं कि शास्त्र हमारे जब मिलते हैं, प्राचीन समय में जो शास्त्र लिखे गए थे उनमें जिन 5 नागों का वर्णन हुआ था उसमें वासुकी नाग जो है एक है। अन्य 5 की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार जो है वासुकी नाग के अतिरिक्त शेष नाग, कारकोटक नाग, कालिका नाग और तक्षक नाग जो है, इन नागों का जो है वर्णन किया गया है। तो वैसे तो ये सवाल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना मायने रखता नहीं है, लेकिन हाँ अपने जनरल नॉलेज के लिए जो हम लोग जान सकेंगे कि वासुकी नाग जो है वो 5 नागों में जो है शामिल है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और प्रमुख न्यूज की तरफ, जहां पर ईरानी कब्जे वाले जहाज से एकमात्र महिला जो है वो भारत स्वदेश लौट आई हैं। आप लोग जानते हैं कि बीते दिनों में लगातार जो है खबर चर्चा में ये रही हैं, जहां पर जो ईरान जो था इसने जो कब्जा किया था, जो जब्त किया गया था यहां पर जो है जहाज को, उसमें क्या किया है, उसमें एक नई कह लीजिए कि जो है ऊर्जा यहां पर भरी गई है, जहां पर जो हमारा विदेश मंत्रालय, भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उसके द्वारा सफलतापूर्वक जो है वापस बुला दिया गया है किसको, टेसा जोसेफ जो है। अब इसकी क्या कहानी है, 13 अप्रैल की वो क्या खबर थी जहां पर जो है इजराइल के मालवाहक जहाज जिसको MSC एरीस के नाम से जानते हैं, इसको ओमान की खाड़ी से जो है गुजरते समय ईरान ने जब्त कर लिया था, लेकिन अब ईरान के कब्जे से जो है यहां पर छुड़ा दिया गया है क्रू को, या जो क्रू मेंबर्स थे उनको जो है छुड़ा दिया गया है। ईरान के कब्जे वाले इजरायली मालवाहक जहाज MSC एरीस पर सवार भारतीय चालक दल के 17 सदस्यों में से शामिल एकमात्र महिला जो कैडेट थी टेसा जोसेफ, ये जो है बीते दिन भारत स्वदेश वापस लौट आई हैं। टेसा केरल के त्रिचूर की निवासी हैं, और इन्होंने जो है भारत वापस लौटते ही सबसे पहले जो है शुक्रिया अदा किया है हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी का। आप लोग जानते हैं, मैं थोड़ा इसके जो है बैक हिस्ट्री की तरफ चलता हूं, जहां पर 13 अप्रैल वर्ष 2024 को इजराइल के मालवाहक जहाज जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया है वो है MSC एरीज, इसमें जो है शिप में सवार क्रू मेंबर सहित जो है लगभग 25 लोगों को ईरान ने जो है बंधक बना लिया था, जिसमें जो है एकमात्र महिला जो कैडेट थी, जो कि भारतीयों का जो 17 भारतीय दलों का जो स्टाफ था उनमें से एक थी, उनको जो है सफलतापूर्वक जो है भारत वापस ला दिया गया है, और इसी कारण से जो है ये न्यूज चर्चा में रहती है। बीते दिनों से आप लोग जानते हैं कि लगातार जो है रेड सी
या फिर जो है हम लोग कह सकते हैं इंडियन ओशंस के पास में जो है ऐसी हमें जो है घटनाएं देखने को मिली हैं जहां पर जहाज जो है इनको समुद्री लुटेरों के द्वारा जो है कब्जे में लिया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके जो हमारी नेवी है, जो हमारी नौसेना है, उसके जो है प्रयास से हम लोगों ने जो है इनको सफलतापूर्वक जो है यहां पर जो है छुड़ाने का भी प्रयास किया है। और इसी और जो है एक और बड़ी जीत रही है जहां पर कि केरल की रहने वाली एंटेसा जोसेफ जो है इनको भारत जो है वापस लौटा दिया गया है। 5 दिन से वो जो है ईरान में फंसी हुई थी और अंततः जो है वो भारत पहुंच चुकी है। अब एक और न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। भारत फिलीपींस को आज सौंपने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल का पहला सेट। आज यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं 19 अप्रैल 2024 की। भारत जो है फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला सेट जो है देने के लिए बिल्कुल रेडी है। वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच यानी कि फिलीपींस और भारत के बीच में लगभग 37.5 करोड़ जो है अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ था। और भारतीय वायुसेना जो है फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को हथियार प्रणाली पहुंचाने के लिए इस मिसाइल के अलावा अपने अमेरिकी जो है मूल के C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान को भी जो है फिलीपींस भेजने वाला है। साथ में यहां पर जो है रक्षा सूत्रों से यह खबर भी मिली है कि मिसाइलों के साथ साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है इसको भी भेजा जाएगा। ग्राउंड सिस्टम का जो है निर्यात करने के लिए जो है इसको भेजा जाएगा, जिसका कार्य जो है पिछले महीने ही शुरू हो चुका था। और इसी समय जो है ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की यदि बात करें तो ये 3 बैटरियों को क्षेत्र में किसी भी खतरे से बचाने के लिए फिलीपींस के द्वारा अपने कोस्टल एरियाज में तैनात किया जाएगा। और ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल DRDO और रूस के जो है NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया के बीच में एक संयुक्त उद्यम के रूप में जो है कार्य करती है, जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे सफल जो है मिसाइल प्रोग्राम के रूप में जो है जाना जाता है। आप जानते हैं कि भारतीय सेना ने 2007 में कई ब्रह्मोस जो रेजिमेंट थे इनको अपने शस्त्रागार में जो है एकीकृत किया था। तो ये तो रही खबर चर्चा में। अब हम लोग थोड़ा इसकी हिस्ट्री की तरफ चलें तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये एक लंबी दूरी जो है तय करने वाली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत शामिल है। इसमें हवा, समुद्र और जमीन सहित कई प्लेटफॉर्मों से तैनात होने की क्षमता है, यानी कि ये कहीं से भी मार कर सकती है। और ये जो है मैक 3 की गति से जो है क्या करती है, जो है तेज गति से जो है यहां पर चलती है। और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक जो है इसको शामिल किया गया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा इसे वर्ष 2001 में जो है पहली बार परीक्षण के लिए भेजा गया था। इसका सफल परीक्षण हुआ था। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो नाम ब्रह्मोस रखा गया है ये 2 नदियों पर रखा गया है। भारत की नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र और रशिया की नदी की बात करें तो वो आता है मोस्कवा। और दोनों को मिलाकर जो इसको ब्रह्मोस के नाम से जाना गया है। और ब्रह्मोस जो है एक शक्तिशाली आक्रामक मिसाइल हथियार प्रणाली के रूप में है, जिसे पहले ही जो है सशस्त्र बलों में शामिल किया जा चुका है। तो ये भी जानकारी हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जान सकेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और प्रमुख न्यूज की तरफ, जहां पर स्वदेश तकनीक से बने जो है क्रूज मिसाइल का पुनः एक बार जो है सफल परीक्षण किया गया है। और ये परीक्षण जो है वो DRDO के द्वारा किया गया है, जहां पर DRDO ने उड़ीसा स्थित जो चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज है, इंटीग्रेटेड जो हमारा ट्रेनिंग रेंज है, वहां पर स्वदेश निर्मित जो है क्रूज मिसाइल इसको जो है सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया जा चुका है। भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk-1 विमान से भी मिसाइल की जो है उड़ान पर नजर बनाई रखी है, यानी कि इसका भी यहां पर सफल प्रयोग हुआ है। और इस मिसाइल को जो है प्रयोग करते हुए जो है अन्य प्रयोगशालाओं में और भारतीय उद्योगों के लिए योगदान देने के लिए जो है बेंगलुरु स्थित जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है वहां पर जो है इसको भेजा गया है, वहां पर उसको जो है तैयार किया गया है। तो ये भी हम लोग जो है यहां पर जान सकेंगे। बाकी क्रूज मिसाइल किसे कहते हैं या ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जो है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में जो है कई बार बात कर चुके हैं। अब हम लोग जो है इसी न्यूज पर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा है कि लास्ट टाइम भी मैं आपको क्रूज मिसाइल और क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बता चुका हूं। क्रूज मिसाइल की अगर हम लोग बात करें तो ये अधिक ऊंचाई पर ना उड़ते हुए, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सतह के जो है करीब रहते हुए जो है अपने टारगेट पर ये जो भी उसका लक्ष्य है यहां पर जो है डिस्ट्रॉय करती है अपने लक्ष्य को। और दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो जो अर्थ से हम लोग एटमॉस्फेयर के आउटर एटमॉस्फेयर से जो है एक तरीके से जो धनुषाकार मार्ग में जो गति करने वाली जो मिसाइल्स हैं उन मिसाइल्स को बैलिस्टिक मिसाइल्स के नाम से जानते हैं, जिनमें अधिक ऊंचाई होती है और वो सटीक ढंग से जो है अपने टारगेट को जो है डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होती हैं। तो वहां पर जो है हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात कर लिया था।
अब अंत में हम लोग बात करते हैं आज की कुछ विविध खबरों पर। जैसे इंडोनेशिया में जो है माउंट रुआंग जो है इसमें ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। यानी कि अभी हमसे सवाल ये बन जाते हैं कि वर्तमान में जो है कहां पर या इंडोनेशिया के जो है किस माउंटेन पर जो है विस्फोट हुआ है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जो है इसको जाना गया है, तो वो है माउंट रुआंग। और आप जानते हैं कि जब कभी जो है ज्वालामुखी का विस्फोट होता है समुद्रों के किनारे या समुद्रों के आसपास, तो वहां पर डर रहता है सुनामी का, और इसीलिए इंडोनेशिया सरकार ने जो है वहां पर ज्वालामुखी के जो है फटने के बाद, विस्फोट के जो है होने के बाद यहां पर चेतावनी दे दी है कि शायद इससे क्या हो सकता है, इससे सुनामी की लहरें जो हैं उठ सकती हैं। तो ये भी जो है चर्चा में था। इसके अलावा बात करेंगे कि आज के ही दिन यानी कि 19 अप्रैल को वर्ष 1975 में इसरो ने भारत का पहला जो उपग्रह था यानी कि सैटेलाइट था आर्यभट्ट, इसको जो है सोवियत इंटर कॉस्मोस जो है सी से जो है भेजा था अंतरिक्ष यान में। 1 रॉकेट जो था उससे भेजा था अंतरिक्ष यान में। और इसी के जो है भारतीय आप लोग जानते हैं इतिहास में आर्यभट्ट जी, जिनको शून्य के इन्वेंशन के लिए जानते हैं, जिनको सूर्य सिद्धांत के लिए जानते हैं, उनकी पुस्तक का ही नाम आर्यभट्टीय पुस्तक था। इन्होंने पहली बार लूनार एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स के बारे में बताया था, पाई का ज्ञान दिया था। तो ऐसे महान गणितज्ञ जो आर्यभट्ट जी थे, इनके नाम पर जो इसको नाम रखा गया था। साथ में एक और खबर है जहां पर केन्या के सैन्य प्रमुख जो हैं, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है मौत हो चुकी है। आपको बता दूं कि बीते दिन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में केन्या के सैन्य प्रमुख जो जनरल फ्रांसिस ओगोला थे, इनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो जो है, इन्होंने ये जानकारी साझा करते हुए इस दुर्घटना का जो है शोक जताया है। तो समटाइम्स हमसे वन लाइनर फैक्चुअल चीजों में ये भी बन जाता है कि हाल ही में केन्या के सैन्य प्रमुख जो हैं जिनकी मृत्यु हुई थी वो कौन थे, तो वो थे फ्रांसिस ओगोला। तो आज के लिए बस इन्हीं सारी बातों पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगती है, क्लास समझ में आई है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग।